चैप्टर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 10 है वही सेक्शन 47 से 50, ये मेंशन कर लिया करें, ठीक है। अब आ जाता है रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण के परिणामों के विषय में। तो इसमें दो चीज़ें आप विशेष तौर पर देखें कि हम वही वाली बात कर रहे हैं कि दो जगह में, मतलब एक टीपी में और जहाँ पर हमें बताया कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए तो होना चाहिए, और जिसके रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है, यदि वो रजिस्ट्रीकरण कर भी लिया जाता है तो अरजिस्टर्ड दस्तावेज की तरह पढ़ा जाएगा। तो यदि वो उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है और यदि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर वो किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, उसको एविडेंस में यूज़ नहीं किया जाएगा। सिंपल थिंग, इसको हम इन प्रोविज़न में पढ़ लेते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं 47 पैरा 1। तो पैरा 1 में हमें ये कहा गया है रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित ना हो। पैरा 1 की लास्ट लाइन देखें, लास्ट लाइन कहती है तो उसका प्रवर्तन प्रारंभ होता है ना कि उस रजिस्ट्रीकरण के समय से। तो वो कब, जब उसको एक डॉक्यूमेंट जब बनाया गया, जब वो रजिस्टर्ड किया जाता है तो वो कब से उसका प्रवर्तन लागू हुआ माना जाएगा, जब वो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ था, निष्पादन हुआ था, ना कि जबकि वो रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। अब ये कहते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण दस्तावेज के क्या प्रभाव होंगे। तो 48 कहती है, ये तो उन्होंने कह दिया कि रजिस्ट्रीकरण कब से प्रभावशील हुआ माना जाएगा, वो तब से प्रभावशील हुआ माना जाएगा जब से कि वो एग्जीक्यूट किया गया था डॉक्यूमेंट, ना कि तब से जबकि वो रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। इसके बारे में हमने शायद लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी कि क्यों माना जाएगा, क्योंकि पक्षकारों के अधिकार और दायित्व उस दिन से स्टार्ट हो गए थे जिस दिन से दस्तावेज निष्पादित हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात करते हैं वो उस समय कर लिए थे जब दस्तावेज निष्पादित हुआ था। अब तो केवल उसका वैल्यूएबल मतलब लीगल दाम जामा पहनाना उसका आवश्यक है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं 48 संपत्ति संबंधी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज कब मौखिक करारों के मुकाबले में प्रभावशील होंगे। तो ये कहते हैं वे सब निर्वसित दस्तावेज उस अधीन के सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हों, चाहे वे किसी भी संपत्ति हो, जंगम हो, स्थावर से संपत्ति संबंधित किसी मौखिक करार या घोषणा के मुकाबले में उस दशा में प्रभावशील होंगे जिसमें करार या घोषणा के साथ उसके अनुसरण में कब्जे का परिधान हो गया है, ठीक है। तो किन दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, अगर आपने केवल मौखिक करार किया है और दस्तावेजों के एवज में आपने एक तरफ तो आपने केवल मौखिक करार किया है और यदि आपने उसको पजेशन भी दे दिया उस प्रॉपर्टी पे, तो पजेशन है वो ज़्यादा प्रभावशील माना जाएगा ना कि मौखिक करार। और यदि मौखिक करार के एवज में आपने पजेशन भी दे दिया है तो वो क्या कहते हैं, वे सब निर्वसित दस्तावेज अधिनियम में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हों और किसी स्थावर संपत्ति, जंगम स्थावर संपत्ति संबंधित ऐसी संपत्ति मौखिक करार या घोषणा के मुकाबले में, यदि आपने कोई मौखिक करार या घोषणा कर दी है उस संपत्ति से संबंधित, ठीक है ना, लेकिन आपने रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में उसको पजेशन भी दे दिया है, तो वो रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसमें पजेशन दिया गया नो डाउट मौखिक करार के मुकाबले प्रभावशील होंगे। हमें केवल इसमें सेक्शन वाइज इसको पढ़ना था और कुछ नहीं। लेकिन अब सेक्शन 58 में हम हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक की बात कर लेते हैं। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का मतलब है इसका ना तो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना अटेस्टेशन होता है, चाहे वो 100 रुपये या उससे कम की कीमत का क्यों ना हो, ठीक है। सेक्शन 59 में प्रभावशील वो बताया गया ना, उसका प्रभाव कैसे हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कैसे किया जाएगा तो बताया गया है। तो उसके संबंध में बता रहे हैं क्योंकि वहाँ ना पजेशन जाता है प्रॉपर्टी पर और ना वो रजिस्टर्ड होती है, तो क्या ऐसी स्थिति में उस मौखिक करार की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये कहते हैं धारा 58 में परिभाषित हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक तत्समय पश्चात निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किसी भी ऐसे बंधक विलेख के मुकाबले में जो उस संपत्ति से संबंधित प्रभावशील होगा। तो और भी कोई जो बंधक विलेख है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा जो बंधक है, अगर आपने टाइटल डीड जमा कर दिए हैं तो वो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि वो बिना रजिस्ट्रीकरण और बिना प्रॉपर्टी पर ना तो उसमें आप पजेशन देते हैं, है ना, टीपी एक्ट में, और ना ही आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेक्शन 59 में, उसके बावजूद भी वो प्रभावशील होगा किसी अन्य डीड के मुकाबले। यदि आपने केवल इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ हमने अपने हक के दस्तावेज आपके यहाँ डिपॉजिट कर दिए, निक्षिप्त कर दिए हैं और उस पर आपने डेप्ट लिया है, ये इस बात का सबूत है, तो उसके मुकाबले में यदि आपने अन्य कोई डीड बना भी दी है जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के अगेंस्ट हो, तो ऐसा माना जाएगा ये जो डॉक्यूमेंट को आपने जमा किया है, अपने हक के दस्तावेजों को निक्षिप्त किया है, वो ज़्यादा प्रभावशील है
उसके अगेंस्ट जो आपने दस्तावेज बाद में तैयार कर लिए हैं उनकी अपेक्षा, तो इनका प्रभाव माना जाएगा जो दस्तावेज जमा कर दिए हैं, क्योंकि जमा करने का कुछ तो मिलता होगा, रिसिप्ट मिलती होगी, कुछ तो मिलता होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने बस जाकर दे आए, तो जो रिसिप्ट है वो इस बात का प्रमाण होगी कि हाँ ये दस्तावेज, ये बंधक निष्पादित किया गया है बिना किसी दस्तावेज के। और उसके अगेंस्ट यदि आपने कोई दस्तावेज बना भी लिया है और उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया है, तो वो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के मुकाबले प्रभावशील नहीं होगा। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक ज़्यादा प्रभावशील होगा। सेक्शन 49, जिस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है उसके अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, क्लॉज A, B, C दिए गए हैं। क्या होगा अगर हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो क्या प्रभाव होगा? वो डॉक्यूमेंट ऐसे माना जाएगा उसकी कोई लीगल वैल्यू है नहीं। तो उसमें क्या क्या है, इसमें 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंटों को आप अच्छी तरह से देख लें। उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के विक्रय से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो उसमें आपको हमेशा वो रजिस्टर्ड ही होगा। तो यदि स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। दत्तक ग्रहण को भी शक्ति प्रदान नहीं करेगा। दत्तक ग्रहण हमेशा रजिस्टर्ड होता है, ध्यान रखना। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी समव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जाएगी। तो ये एविडेंस के तौर पर भी, अगर आप कहते हैं कि साहब हमने घर पर बैठकर एक दस्तावेज बनाया था, इन्होंने हमारे नाम संपत्ति कर दी थी और वो रजिस्टर्ड नहीं किए आपने, तो आप उसको साक्ष्य के तौर पर भी उपयोग नहीं कर सकते। कुल मिलाकर रजिस्ट्रीकरण का सीधा सीधा प्रभाव जो हमें सेक्शन 49 में बताया है वो ये बताया गया है कि जहाँ रिक्वायरमेंट बताई गई कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा, तो लीगल वैल्यू उस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी नहीं है यदि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। सिंपल सी बात। और इसको इन्होंने इसी बात को 3 पॉइंट में इन्होंने तोड़कर दे दिए। संपत्ति, स्थावर संपत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। दत्तक ग्रहण का भी अगर आपने बिना रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण कर लिया तो वो दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि आपने साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ये ठीक है क्या पैरा? चले, सेक्शन 50, भूमि संबंधी कतिपय रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजें अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के मुकाबले में प्रभावी होंगी। तो ये जो बात अपन कर रहे थे अभी, भूमि संबंधी रजिस्ट्रीकृत अरजिस्ट्रीकृत, बेसिकली स्थावर संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी विक्रय संविदा है वो सब रजिस्टर्ड ही होंगी। उसके संबंध में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट पढ़ें, ये आप टाइटल से काम चला सकते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इसमें एक शब्द दिया है, डिक्री या आदेश प्रभावी होंगे। आदेश नहीं है, प्रभावी होंगे। एक्चुअल में जहाँ कहीं भी ये बात करते हैं कि भाई ये जो विक्रय है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना, इस रिक्वायरमेंट, और लेकिन अगर ये बात करते हैं कि यदि कोई आपको कोई अधिकार डिक्री या न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन दिया गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप बाद में करा सकते हैं। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। यानी कि न्यायालय की डिक्री जब न्यायालय देता है तो रजिस्टर्ड तो कराता नहीं है, न्यायालय तो अपना आदेश दे देता है। लेकिन आपने भले ही कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया है, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट न्यायालय ने डिक्री दे दी है, तो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बावजूद अनरजिस्टर्ड न्यायालय की डिक्री के मुकाबले में शून्य होगा। यानी कि न्यायालय की जो डिक्री या आदेश है वो आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर अभिभावी होगी, ठीक है ना, ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगी उस पर। ये प्रोविज़न पूरे इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया गया है। जितने भी प्रोविज़न हैं वो न्यायालय की डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होंगे, भले ही आपने वो रजिस्टर्ड उन अधिकारों को रजिस्टर्ड क्यों ना करा लिया हो। तो न्यायालय की डिक्री या आदेश को छोड़कर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के मुकाबले में प्रभावशील होंगे, ठीक है ना। यह लास्ट लाइन कहती है प्रभावी हो, चाहे वैसे अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मुकाबले में प्रभावी होंगे, ठीक है ना। तो जो रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं वो अरजिस्टर्ड दस्तावेज के मुकाबले में क्या होंगे,
प्रभावी होंगे। कॉमन सेंस की बात है, बस हमें इतना याद करना है कि सेक्शन 50 में हमें दी गई है। अब आ जाते हैं चैप्टर 11, बाकी सब छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसरों के कर्तव्यों और उनकी शक्तियों के विषय में, तो उनके क्या कर्तव्य होंगे और क्या शक्तियां होंगी। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पूरा ये बता रहे हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, अभी तो हमने ये देख लिया था रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अब रजिस्टर्ड होने जाता है कोई व्यक्ति, दस्तावेज लेकर आता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कौन व्यक्ति दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पिछले लेक्चरों में हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना, क्या प्रोसेस है। अब आगे इसकी बात कर रहे हैं कि जब एक दस्तावेज उपस्थापन किया जाता है, यानी कि रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष एक दस्तावेज जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के क्या क्या कर्तव्य होंगे, कर्तव्य इन द सेंस वो उसको कैसे रजिस्टर्ड करेगा, ये पूरा प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो पहला पढ़ते हैं, इसका क्लॉज ए है रजिस्ट्रीकरण की पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं के विषय में। तो अभी हमने जब उसकी बात की थी, आप लोगों को याद होगा वसीयत की बात की थी, तो मैंने उसमें 2 पुस्तक के नाम लिए थे। कौन से नंबर की पुस्तक थी? 5 और 3, यानी कि वो वो बिल से और दत्तक ग्रहण से रिलेटेड थी। पुस्तक नंबर 3 बिल और दत्तक ग्रहण दोनों से रिलेटेड थी, और पुस्तक नंबर 5 किससे रिलेटेड थी? केवल बिल से रिलेटेड थी, ठीक है। तो हमारे पास 5 पुस्तकें हैं टोटल, मतलब रजिस्ट्रार कार्यालय में 5 पुस्तकें हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों की एंट्री होती है, और उनमें उन पुस्तकों में किस सीक्वेंस से इंडेक्स, जिसको इन्होंने ये शब्द बोल रहे हैं अनुक्रमणिका, किस सीक्वेंस से किसके नाम मेंशन होंगे। एक्चुअल में ये जो पुस्तकें होती हैं उसमें जो भी डिटेल देनी है, जैसे कोई रजिस्ट्री भी हुई तो उस पुस्तक में पूरी रजिस्ट्री के जो मैटर है, कंटेंट है, वो रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसको मेंशन किया जाएगा, और किसने किया था, है ना, एंडोर्समेंट वगैरह किसके हस्ताक्षर थे, और उसी पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसमें ये लिख दिया जाएगा कि ये जो पूरे कंटेंट हमने दिए हैं, इन लोगों ने हमें ये कंटेंट यहाँ पर भिजवाए हैं, कौन यहाँ पर रजिस्टर्ड कराने आया था डॉक्यूमेंट को, उनके नाम, पता, पूरी उनकी डिटेल, और उन्होंने क्या कंटेंट रजिस्टर्ड कराया है, और फिर उस पर वो साइन करेगा कि हाँ हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग बुक उन्होंने रखी हुई है, उस पर एंडोर्समेंट करके उस पुस्तक पर जब वो साइन करते हैं उसको हम प्रमाण पत्र बोलेंगे, और जब प्रमाण पत्र बन जाता है हम उसको बोलते हैं अब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। आजकल तो सब, और ये सब कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहले बात अलग हुआ करती थी, पहले हर चीज़ लिखनी पड़ती थी। अब तो जैसे आप स्लॉट, जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो स्लॉट बुक कराते हैं, मतलब आप अपना नंबर लेते हैं कि हमारा काम इस नंबर पर हो जाएगा, तो स्लॉट बुक कराते हैं, तो वो स्लॉट पूरा का पूरा रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रजिस्ट्रार कार्यालय में आ जाता है, उसी को वो उस पुस्तक में मेंशन कर लेते हैं। तो अब प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में इन सारे चैप्टरों में पढ़ेंगे कैसे कैसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। तो पहले तो अपने दिमाग में रखें 5 पुस्तक और 4 इंडेक्स, ठीक है। अब 5 पुस्तक हमारी कौन सी होती हैं, ये हमें सेक्शन 51 में बताई गई हैं। इन पुस्तकों में जो चीज़ें 4 अभी अपन पढ़ रहे हैं, इंडेक्स मतलब सीक्वेंस वाइज कौन उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने आया था, उसके नाम, पता वगैरह क्या, किस अधिकार में आया था, ये सब किन पुस्तकों में, इन पुस्तकों में जो चीज़ें क्रम वाइज, अनुक्रमण का स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मेंशन की जाएंगी उसको हम अनुक्रमणिका या इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में, ये दोनों चीज़ें मिलने। तो पुस्तक में क्या करोगे, पुस्तक में कुछ मेंशन करोगे ना, तो उसको हम इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स से मतलब इन्होंने इंडेक्स शब्द का यूज़ किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें जिस सीक्वेंस में बताई गई उस सीक्वेंस में मेंशन करना पड़ेगा, यही तो इंडेक्स होता है, ठीक है ना। अर्थात, और ये जो पुस्तक है वो भी ए और बी क्लॉज में दी गई। ए क्लॉज में आपको दी गई है पुस्तक नंबर 1, 2, 3, और बी क्लॉज में दी गई है 1, 2, 3, 4 ए क्लॉज में दी गई है, 5 बी क्लॉज में दी गई है 5वें नंबर की पुस्तक। तो पढ़ते हैं, ए क्लॉज में क्या दिया गया है, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ये 4 पुस्तकें होंगी। ए क्लॉज में एक पुस्तक 1 बुक नंबर 1 स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसितीय दस्तावेजों का रजिस्टर, ठीक है, निर्वसितीय दस्तावेजों का रजिस्टर। तो स्थावर संपत्ति से रिलेटेड ऐसे कौन से निर्वसितीय दस्तावेज, इसका मतलब है एक्चुअल में बिल,
तो अगर वसीयत उसको रजिस्टर्ड नहीं भी कराई गई है तो कोई बात नहीं है। निर्वसीय दस्तावेज, निर्वसीय दस्तावेज कौन सी होती है? हाँ, निर्वसीय, जिसकी वसीयत यानी कि वो सारे के सारे जिनको आपने बिल नहीं किए, वसीयत नहीं किए, वो सारे के सारे किसमें? स्थावर संपत्ति से रिलेटेड किसमें होंगे? रिलेटेड पुस्तक नंबर 1 में। ठीक है। अब जैसे हम इसी के सीक्वेंस में अगर तुम बात करते हो इंडेक्स अनुक्रमणिका, तो सेक्शन 55 देखें। इसके साथ साथ हम चलते जाते हैं। सेक्शन 55 क्या कहती है? रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसरों द्वारा की जाने वाली अनुक्रमण और अंतर्वस्तु। तो इसमें इन्होंने क्या कह दिया, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। 4 ऐसी अनुक्रमणिकाएं सभी रजिस्ट्रीकर्ता कार्यालयों में तैयार की जाएंगी और उनके नाम क्रमशः है 1, 2, 3, 4, 4 हैं तो 4 ही होंगे, वो होंगे। अब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका? अनुक्रमण क्रम संख्यांक 1 में, इंडेक्स नंबर 1 में पुस्तक संख्यांक 1 में चलाई गई हर दस्तावेज या फाइल किए गए ज्ञापन को निष्पादित करने वाले, तो हर दस्तावेज। अब देखें इंडेक्स वाई इंडेक्स क्या आएगा? स्थावर संपत्ति की पहली पुस्तक में आप क्या मेंशन किए, ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से ओटी बनेंगे। आप इसको ऐसे ना समझे कि इतनी लंबी डिटेल ऐसे ही दी थी। उसमें ये पूछ लिया जाएगा बुक नंबर 1 में कौन से नंबर का इंडेक्स डालेंगे आप और उसका सिक्वेंस क्या होगा, ये सब पूछा जा सकता है। ये ओटी है अपने आप में। आप लोगों को लग रहा होगा अजीब सा है, लेकिन नहीं, अच्छा ओटी है। तो पहली पुस्तक नंबर 1 में हम क्या डालेंगे? पुस्तक नंबर 1। अब पुस्तक नंबर 1 में कौन सा इंडेक्स डालेंगे? तो पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? पुस्तक नंबर 1 पर ध्यान देना चाहिए। उसमें क्या दिया जा रहा था? पुस्तक नंबर 1 में क्या दिया जा रहा है? पुस्तक 1 में स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसीयतीय दस्तावेजों की डिटेल दी जा रही है। जितने भी अनरजिस्टर्ड बिल हैं, उसके अलावा जितने भी यानी रजिस्टर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो उसमें पुस्तक नंबर 1 में किससे रिलेटेड? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सब उसमें मेंशन किए जाएंगे। तो उसमें उसके संबंध में जो भी आपने हर दस्तावेज या फाइल जो भी मेंशन किया है ना, ज्ञापन से निष्पादन करने वाले व्यक्तियों और ऐसी दस्तावेज या ज्ञापन के अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम और अभिनिर्णय निश्चित होंगे। तो किन किन के नाम मेंशन, क्या क्या चीज़ हैं? एक तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए कि किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने जो स्थावर संपत्ति से रिलेटेड दस्तावेज हैं यहाँ पर मेंशन कराए हैं, जो रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं आपने, ठीक है ना। तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट, हक के दस्तावेज जो कुछ भी आपने वहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं वो सब मेंशन किए जाएंगे। इसके बाद उन दस्तावेजों को जो रजिस्टर्ड कराया गया, ये सीक्वेंस कर लेना। ये मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे लाइन बार बार आएगी, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन है, थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आगे कर लेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट किसने निष्पादित किया है, किसने एग्जीक्यूशन किया है, यानी कि वो कौन रजिस्टर्ड कराने आए वहाँ पर वो। दूसरा, उसके अधीन यदि कोई दावा करने वाले व्यक्ति अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा भी दावा है, तो उनके नाम भी उसमें मेंशन होंगे, ठीक है। फिर आता है अनुक्रमण का संख्या 2 में हर ऐसी दस्तावेज। अब इसको 2 नंबर पढ़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए? फिर हमें पुस्तक नंबर सेक्शन 51 में पुस्तक नंबर 2 पे जाना चाहिए। पुस्तक नंबर 2 कहती है रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के लिए कारण अभिलिखित करना। अब मान लो कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ये कहता है कि हम इस कारण से रजिस्ट्रीकरण नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ मेंशन होगा? है ना, वो पुस्तक नंबर 2 में। अब पुस्तक नंबर 2 में उन्होंने तो कह दिया हम रजिस्टर नहीं कर रहे, लेकिन किसका नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें इंडेक्स का अनुक्रमणिका में जाना पड़ेगा। उसमें हमें ये बताना पड़ेगा अनुक्रमणिका में 2 में क्लॉज नंबर 3 पढ़ रहा हूँ 55 का। अनुक्रमणक संख्या 2 में हर ऐसी दस्तावेज ज्ञापन संबंधी धारा 21 में वर्णित ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जैसी महानिरीक्षक इस समय पर निर्दिष्ट करे। तो वो कौन सी विशिष्टियाँ डाली जानी है? अगर आप मना करते हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक तरफ तो आपने कह दिया कि भाई ये पार्टी हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी और हमने इनके दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो उसमें क्या क्या डिटेल जानी चाहिए कि भाई तुमने क्यों नहीं किया। हो सकता है उसमें कारण भी हो कि भाई कारण भी दर्शित करें कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया। तो वो सब कहाँ पर? इंडेक्स में, पुस्तक नंबर 2 में जो अनुक्रमणिका डाली जाएगी उसमें वो उस सीक्वेंस में डाली जाएगी जो महानिरीक्षक बताए। महानिरीक्षक पूरे प्रदेश का एक ही वो बता देगा भाई अगर आप इनकार करते हैं तो क्या क्या मेंशन करेंगे और किस सीक्वेंस में मेंशन करेंगे। तो ये कहाँ बताया गया? अनुक्रमणिका क्रमांक 2 में, इंडेक्स नंबर 3 में। हम जाते हैं पुस्तक नंबर 3। तो पुस्तक नंबर 3 में हम पढ़ लें सेक्शन 51 में बिलों और दत्तक ग्रहण प्राधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण। तो बिलों और दत्तक ग्रहण का रजिस्ट्रीकरण, तो ये कहते हैं संख्या 3 में चलाई गई हर बिल
और अधिकार को निष्पादित करने वाले सब व्यक्तियों के और उनके नियुक्त क्रमशः निष्पादकों और व्यक्तियों के नाम अभिवर्णित और वसीयतकर्ता है दाता की मृत्यु के पश्चात ना कि पूर्व उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम। तो यदि बिल है, ठीक है ना, और कोई दत्तक ग्रहण है, तो दत्तक ग्रहण को तो छोड़ दो भाई, जिसने दत्तक किया है दाता है ना, दत्तक देने वाला और किस व्यक्ति को दत्तक दिया गया उसका नाम है। बिल के संबंध में आता है कि बिल में हम इंडेक्स में वो डालेंगे किस व्यक्ति ने बिल की है, किसके नाम की है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है बिल करने वाला, तो बिल से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, वो सब हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है ना। पुस्तक नंबर 3 में क्या था, बिल और दत्तक ग्रहण। तो बिल और दत्तक ग्रहण से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी वो हम इंडेक्स नंबर 3 में रजिस्टर्ड करेंगे, सिंपल थिंग। अब आता है हमारा सेक्शन 51 में पुस्तक नंबर 4, जिसमें केवल मिसलेनियस लिखा हुआ है। क्या लिखा है, मिसलेनियस। तो ये कहते हैं अनुक्रमांक संख्यांक 5 में पुस्तक संख्यांक 4 में चढ़ाई गई हर दस्तावेज को निष्पादित करने वाले सब व्यक्तियों और उनके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के नाम अभिवर्णित होंगे। तो क्या कह रहे हैं, मिसलेनियस में इसके अलावा जो हमने 3 पुस्तक में जो 3 इंडेक्स बताएं, इसके अलावा मिसलेनियस का मतलब है इसके अलावा यदि कोई दस्तावेज आ जाता है किसी भी प्रकार का, तो उस दस्तावेज को निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के नाम और उनकी डिटेल और दस्तावेजों की डिटेल उसमें मेंशन होगी। मतलब सारे के सारे फिर पुस्तक नंबर 4 में आ गए। किसके अलावा, अब अपन देखें किसके अलावा। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि आपसे जो 3 पुस्तकें बताई हैं, 3 इंडेक्स बताएं, इसके अगेंस्ट या इसके अलावा कुछ और पूछ लिया जाए, और कुछ ऐसे ना पूछा जाए कि मिसलेनियस में क्या डाला जाएगा। हो सकता है किसी दस्तावेज का नाम लेकर पूछा जाए कि ये दस्तावेज कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना चाहिए, पुस्तक नंबर 1 में स्थावर संपत्ति से संबंधित अनरजिस्टर्ड दस्तावेज, पुस्तक नंबर 2 में इंकारी, रजिस्ट्रेशन से इंकारी, पुस्तक नंबर 3 में बिल और दत्तक ग्रहण। इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी आता है तो पुस्तक नंबर 4 में जाएगा, ठीक है ना। और पुस्तक नंबर 5 पुस्तक नंबर 3 से ही संबंधित है, जिसके लिए कोई भी इंडेक्स नहीं है, क्योंकि वो 3 से संबंधित है तो 3 वाला इंडेक्स ही 5 में लग जाएगा। पुस्तक नंबर 5 को हम देख लें। पुस्तक नंबर 5 कहती है बिलों के निक्षेपों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्टर। तो बिलों के निक्षेप का रजिस्ट्रीकरण, बिल का निक्षेप का क्या मतलब होता है, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम बिल 2 तरीके से कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्यालय की बात करें, वैसे तो हम नोटरी से भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रार कार्यालय में, वहाँ पर बिल कराएंगे, उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, या फिर हम ऐसा ना करके क्या करेंगे कि बिल को लिफाफे में, शांति से सुन लो, बिल को लिफाफे में बंद करके रजिस्ट्रार कार्यालय में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है ना। और वो रजिस्ट्रार भी उस बिल को नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको ऐसे एंट्री कर लेगा कि जैसे वो तुम्हारी बिल है। पूरा डिटेल हमने पिछले चैप्टर में हमने उसकी की थी, पिछले लेक्चर में पूरी डिटेल हमने की थी। तो यदि बिलों का निक्षेप, तो इसकी तो कोई अनुक्रमण का होगी नहीं, और होगी तो पुस्तक नंबर 3 में मेंशन हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक नंबर 3 बिल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थी हमारी। अब सेक्शन 55 की लास्ट जो क्लॉज 6 है वो और पढ़ लें। हर एक अनुक्रमण में ऐसी अन्य विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसा महानिरीक्षक समय समय पर निर्दिष्ट करे। तो अनुक्रमण में पहले भी हमने ये पढ़ा था क्या क्या मेंशन होगा, तो महानिरीक्षक बताएगा, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि वो किस इंडेक्स में आएंगी वो सब महानिरीक्षक ही डिसाइड करेगा। तो सेक्शन 51 और 55 आपको मिलाकर पढ़नी है। हाँ, 51 अभी ख़त्म नहीं हुई है। 51 का क्लॉज 2 आ जाता है। पुस्तक 1 में धारा 17, 18, 18 रजिस्ट्रेशन दस्तावेज ज्ञापन स्थावर, ठीक है, छोड़ दें इसको। नंबर 3 पुस्तक नंबर 4 में 18 के खंड का में अनरजिस्ट्रेटेड छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है इनका। क्लॉज 4 जहाँ की रजिस्ट्रार का कार्यालय उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में से समामेलित कर दिया गया है, वहाँ इस धारा की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह पुस्तकों के एक से अधिक संवर्ग के रखे जाने की अपेक्षा करता है। मतलब यानी कि अगर आपने 2 कार्यालय मिक्स कर दिए, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार का कार्यालय, तो पुस्तक उनकी जो रजिस्ट्रार कार्यालय की थी वो अलग रहेगी और ये अलग रहेगी, वो अलग अलग तरीके से मेंशन होंगे, ठीक है। सेक्शन 52 दस्तावेज के उपस्थापित किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसरों के कर्तव्य। उपस्थापित किए जाने से, यहाँ पर पहले इस टाइटल को समझे। टाइटल कहता है कि एक व्यक्ति आता है आपके पास, एक डॉक्यूमेंट लेके आता है। उपस्थापित करने का मतलब होता है यहाँ पर
कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय लाया जाना। तो कार्यालय से मतलब हम यही कहेंगे कि कार्यालय ना लेकर हम कहाँ गए हैं, रजिस्ट्रार के पास। तो जब कोई रजिस्ट्रार के पास कोई दस्तावेज आता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें क्या किया जाएगा, तो दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किए जाने की तारीख, समय और स्थान, लगाए गए फोटोग्राफ, उसे उपस्थापित करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और ऐसे हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किए जाने के समय प्रष्टांकित किए जाएंगे। तो जो कोई भी व्यक्ति आता है डॉक्यूमेंट के लिए इसके नाम और वो मेंशन किए जाएंगे, हस्ताक्षर लिए जाएंगे और किस समय पर वो आया था वो सब मेंशन किया जाएगा, है ना। क्या होता है, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की हम बात करते हैं, फ़ैन बंद कर दो, एसी स्टार्ट करो। हाँ दोनों कर दो। थोड़ा सा प्रोसेस समझें। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय ना जाकर कहाँ जाते हैं, जो बीच में ब्रोकर बैठे जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, है ना, उसका नाम होता है सर्विस प्रोवाइडर। वो आपके जो डॉक्यूमेंट, आपसे फीस भी वही लोग ले लेते हैं, वो बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, आजकल पुराने जो सिस्टम था वो पूरा ख़त्म हो चुका है कि आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे इन राइटिंग, वो कुछ नहीं। आप उनके पास जो भी आपका है डॉक्यूमेंट उसको लेकर जाएं, वो उसके हिसाब से उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे अपना अलग से, और वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट कहाँ ऑनलाइन कहाँ शो होगा, जब आप उसको रजिस्ट्रार कार्यालय में भेज देंगे। बाकायदा फ़ीस भी हम वहीं पर जमा करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को आप फीस जमा करते हैं, लेकिन वो जो फीस आती है उसकी आपको रिसीप्ट वगैरह सब मिलेगी, सर्विस प्रोवाइडर को जमा करेंगे और वहीं पर आपके नाम वगैरह सब मेंशन हो जाते हैं। जब ये डिटेल वहाँ पर पहुँच जाती है रजिस्ट्रार कार्यालय में, तो वहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार तक पहुँचने से पहले, क्लैरिकल डिपार्टमेंट अपन उसको ऐसा कह सकते हैं, क्लैरिकल डिपार्टमेंट है। तो उस डिटेल में जो भी नाम मेंशन किए गए थे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो सब जो मतलब दस्तावेज से संबंधित दोनों पक्षकार और उनके गवाह यदि कोई हैं, वो अपने आईडी फोटोग्राफ के साथ में वहाँ पहुँचेंगे और वो वहाँ पर भी अपने सिग्नेचर करेंगे अपने फ़ोटोज़ पर, जैसा भी बताया जाता है। ठीक है ना, आईडी उनकी वहाँ पर होंगी मेंशन। ये सब हो जाने के बाद तब आप जाते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पास, उसी ऑफिस में रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के पास आपको उंगली चिन्ह देना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा और आपको वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है ना, वो थंब इम्प्रेशन भी आपका डिजिटल सिग्नेचर के डिजिटली होगा, वो मशीन पर होता है, वो अब कागज़ों पर होना बंद हो गया, वो डायरेक्ट कंप्यूटर में मेंशन हो जाएगा। और जो सिग्नेचर है वो भी आप पेज पर करेंगे, लेकिन आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा। और वो जो पेन है आपका वो डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर वो आपके हो जाते हैं। आपके जो दस्तावेजों का निष्पादन करने वाले दो पक्षकार हैं उनके, और उनके जो गवाह हैं दो उनके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा अपन और बात कर लें। यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फिर उसको पुस्तकों में मेंशन किया जाएगा, पुस्तकों में मेंशन किया जाएगा। वहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि जो रजिस्ट्रार है वहाँ पर ये मेंशन करेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया। जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये प्रमाण पत्र बन गया। प्रमाण पत्र बन गया, आपको चाहिए तो उसको आपको एक कॉपी दे दी जाएगी, कॉपी निकाल कर। जो आपके पास कॉपी आती है वो इस तरीके से आती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये कहते हैं भाई वो ऑफिसर के कर्तव्य क्या होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति उसके सामने उपस्थित होता है तो उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और ऐसी हर दस्तावेज जो उसके उपस्थापित किए जाने के समय प्रष्ठांकित किए जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट है उन पर सबके साइन होंगे और वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को लेकर आया है, जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, उसके भी साइन लिए जाएंगे। ऐसी दस्तावेज की रसीद रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देंगे। छोड़ें, रसीद हाँ दे देंगे, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं है ये। छोड़ें, हाँ ये हम कर ही चुके हैं। सब सेक्शन 2, ऐसी सब पुस्तकें ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से जैसी कि महानिरीक्षक समय समय पर वेद के दे अधिप्रमाणित की जाएंगी। तो ये तो हम बात ही कर रहे हैं पुस्तक और अनुक्रमणिकाएं किस सीक्वेंस में रखी जाएंगी, जैसा महानिरीक्षक बताए।
है ना। ऑब्जेक्टिव उसमें इतने ही थे, डिटेल में ना जाए। 53 प्रविष्टियाँ क्रमवार रूप में संख्याकित की जाएंगी। तो जो भी हैं प्रविष्टियाँ, जैसी जितनी भी पुस्तक हैं वो पुस्तक ईयरली रखी जाएंगी, क्रमवार रूप से। यहाँ पर कर सकते हैं आप ईयरली, जैसे एक साल में कितने दस्तावेज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए सब वो एक हर बार हर वर्ष के हिसाब से। बीच में एक लाइन लिखी है, जो श्रेणियाँ वर्ष के साथ प्रारंभ और समाप्त होंगी, नई श्रेणी हर वर्ष से प्रारंभ होंगी। तो एक पुस्तक में कौन सी ईयरली मेंशन होंगी, 1 जनवरी से कौन सी रजिस्ट्री होना चालू हुई, वो सब उस पुस्तक में लिखा होगा। और अगला साल जो लगेगा उसके लिए 1 तारीख से फिर से वो प्रविष्टियाँ मेंशन की जाएंगी, डेट बाय डेट की जाएंगी, ठीक है, वर्ष के हिसाब से होंगी। तो आप यहाँ पर क्या कर लें, ऑब्जेक्टिव के लिए वर्ष के अनुसार, वर्ष से वर्ष तक। अब आता है 54 चालू अनुक्रमणिकाएँ और उनमें प्रविष्टियाँ, बस टाइटल वाइज कर लें। 55 रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसरों द्वारा की जाने वाली अनुक्रमणिकाएँ और उनकी अंतर वस्तुएँ। तो अनुक्रम, इसको भी आप, अच्छा ये तो अपन ने पढ़ लिया, सॉरी, है ना। अब 55 हमने कर लिया। 56 रिपील्ड है। 57 रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं का निरीक्षण करने देंगे और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां देंगे। तो आपने, हमारे पास 5 पुस्तकें हैं, 4 अनुक्रमणिकाएं हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि निरीक्षण करने देंगे, इंस्पेक्शन करने देंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो नो डाउट उसको उसकी कॉपी भी चाहिए होगी। तो सवाल ये उठता है कौन सी पुस्तक की डिटेल कौन ले सकता है। वैसे भी आपने देखा है रजिस्ट्री वगैरह होती है, लोक दस्तावेज होती हैं, लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसको कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो क्या हर दस्तावेज के संबंध में नियम लागू होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकों के संबंध में जो अनुक्रमणिकाएँ तो केवल 4 पुस्तक के संबंध में होती है, 5वीं के संबंध में होती नहीं है इंडेक्स। तो इसके बारे में अलग अलग बताया गया है कौन किसकी कॉपी, कौन व्यक्ति इंस्पेक्शन कर सकेगा और किस व्यक्ति को उसकी कॉपी दी जाएगी, है ना। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये कहते हैं, बीच से पढ़ रहा हूं मैं, फीसों के संदाय करने पे किया जाएगा। पुस्तक संख्यांक 1 और 2 और पुस्तक संख्यांक 1 से संबंधित अनुक्रमणिकाएं। तो ये कहते हैं पुस्तक संख्यांक 1 और 2 का सबको इंस्पेक्शन करने दिया जाएगा, सबको कॉपी दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो पुस्तक संख्यांक 1 अनुक्रमण ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। और लास्ट में इसमें कह रहा हूँ, ऐसी पुस्तकों की प्रविष्टि की प्रतियाँ ऐसे प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों को दी जाएंगी। तो पुस्तक संख्यांक 1 और 2 ये सभी व्यक्तियों के लिए, आप कभी भी 12 महीने में छुट्टी के दिन को छोड़कर जाएं, है ना। अब तो ये सब ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो ऑनलाइन आपको छुट्टी के दिन की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको मिल जाएंगी। कुल मिलाकर उन्होंने इसको ओपन सोर्स में छोड़ दिया है, आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स इसमें केवल पुस्तक संख्यांक 1 का बोला गया, ना कि 2 का। तो सब व्यक्तियों को क्या प्राप्त है, पुस्तक नंबर 1 और 2 की डिटेल, उसको वो कॉपी ले सकते हैं विद फीस के संदाय पर। और उसमें जो इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं वो पुस्तक संख्यांक 1 का कर सकते हैं, सब व्यक्ति। तो इस पैरा पे आप लिख सकते हैं सभी व्यक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि ये जो अनुक्रमण का है पुस्तक संख्यांक 1 वो स्थावर संपत्ति से रिलेटेड है वो। अब चलते हैं, उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 3 और से संबंधित अनुक्रमण की प्रविष्टियां प्रतियां उन दस्तावेजों उनके जिनसे की ऐसी प्रविष्टियां संबंधित निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का या उनके अभिकर्ताओं को निष्पादन की मृत्यु के पश्चात न कि उससे पूर्व ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये कहते हैं निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को जिन्होंने, यानी बिल और दत्तक ग्रहण की बात हम कर रहे हैं, बिल और दत्तक ग्रहण की अगर अपन बात करते हैं तो उसकी कॉपियां केवल किसको दी जाएंगी, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। लेकिन यदि निष्पादन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो फिर ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लिए दी जाए, उससे पहले नहीं। अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद सभी व्यक्तियों को दी जाएगी, और उससे पहले केवल किसको दी जाएगी, वसीयतकर्ता या दाता। दाता कौन, जिसने दत्तक ग्रहण किया है। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर किसको दी जाएगी, फिर सभी व्यक्ति, उससे पहले नहीं। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट,
उन्हीं उपबंधों के अधीन पुस्तक संख्या की 4 में की प्रविष्टियाँ और अनुक्रमांक की प्रतियाँ उन सब दस्तावेज जिनके निर्देश हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखें, निष्पादन करने वाले या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि को दी जाएगी। पुस्तक नंबर 4 में क्या था, मिसलेनियस। आप चाहें तो जब आप घर पर जाकर देखें तो इसको मेंशन कर लें, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस की कॉपी किसे दी जाएगी, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है या जो उसके अधीन दावा करने के हकदार व्यक्ति हैं। पुस्तक संख्या 3 और 4 में की प्रविष्टियों के लिए इस धारा के अधीन अपेक्षित तलाशी केवल रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ली जाएगी। अगर तलाशी ली जानी है 3 और 4 में तो वो कौन लेगा, हाँ, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी। ये इतना महत्वपूर्ण। हाँ 5, इस धारा के अधीन दी गई सब प्रतियां रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित की जाएंगी। तो जब आप रजिस्ट्रार कार्यालय से ये सब लेते हैं तो वो सील और साइन होंगी किसके द्वारा, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा, और मूल दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजन से की जाएंगी। तो जो मूल दस्तावेज थे जिसमें आपने जैसे अनुक्रमांकों में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए, जिस दस्तावेज का आपने निष्पादन किया है उसको साबित करने के लिए प्रूफ की जाएंगी। ठीक है ना। अब मान लो आपको प्रोबेट चाहिए, वसीयत का प्रमाणीकरण चाहिए, सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट, है ना। प्रोबेट कौन देगा आपको, न्यायालय, कि वसीयत ठीक है या नहीं। तो उसके लिए आपको वसीयत तो चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है, वसीयत करता नहीं दे रहा, तो आप कहाँ से निकालोगे, नो डाउट रजिस्ट्रार कार्यालय से। तो जब रजिस्ट्रार कार्यालय से आप वो वसीयत निकाल कर लेके जाओगे, किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज लेकर जाओगे, साहब ये पहले हमें विक्रय की गई थी, उन्होंने इसका फिर से विक्रय कर दिया, तो ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय से निकालोगे और एज एन एविडेंस ये न्यायालय में पेश करेंगे, है ना, रिलेवेंट होंगी। ठीक है। परंतु जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज इलेक्ट नहीं है तो छोड़ें। अब क्लॉज बी आ गया चैप्टर 11 का। ये कहते हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण करने पर प्रक्रिया के विषय में। तो रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकित की जाने वाली विशिष्टियां छोड़ने कोई मतलब नहीं है, टाइटल वाइज कर लें ना। 59, पृष्ठांकनों को रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाना। तो जो भी पृष्ठांकन होंगे, पृष्ठांकन मतलब आप जो भी दस्तावेज देते हैं उस पर साइन करते हैं, पृष्ठांकन का एंडोर्समेंट आपने साइन करते हैं, वो पृष्ठांकन होता है। तो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसी दस्तावेज से संबंधित और उसी दिन उसकी उपस्थिति में धारा 52 और 58 के अधीन किए गए सब पृष्ठांकनों पर तारीख डालेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। तो जो भी आप साइन करेंगे उस पर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर क्या करेगा, तारीख और हस्ताक्षर, वो तारीख खुद डालेगा और उस पर अपने साइन करेगा। यानी कि आपने जो पृष्ठांकन किया है उस पर उसके भी पृष्ठांकन होंगे, एंडोर्समेंट। अब आता है रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र। जो हम प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं वो क्या था, जैसे अपन ने थोड़ी तो डिटेल में भी बात कर ली थी थोड़ी देर पहले। अब इसको बीच से पढ़ लेते हैं। दस्तावेजों लागू होंगे। अनुपालन हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण शब्द अंतर्विष्ट है उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित उसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है उस पर पृष्ठांकित करेगा। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करा रहे थे 5 पुस्तकों में उसकी मेंशन किए जा रहे थे। किसमें, 5 पुस्तकें। सपोज कि हम स्थावर संपत्ति से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो पुस्तक नंबर 1 में होगा। तो पुस्तक नंबर 1 में जो कुछ भी उसकी डिटेल होगी वो पूरी डिटेल पुस्तक नंबर 1 में उतारी जाएगी। ठीक है ना। और उस पर ये लिखा जाएगा लास्ट में, जैसे साइड में कोई जगह होगी उस पर ब्लॉक बने होंगे, उस पर लिखा होगा रजिस्टर्ड, यानी कि ये दस्तावेज क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है ना। और इसकी नकल और कौन सा संख्यांक है, कौन से नंबर का है, कौन से नंबर पर रजिस्टर्ड हुआ है, वो सब उस पुस्तक में मेंशन होगा। जैसे स्थावर संपत्ति से संबंधित दत्तक ग्रहण का होगा तो किस में आ जाएगा, पुस्तक नंबर 3 में आ जाएगा, है ना। बाकी 2 में इंक्वायरी होती है। और मिसलेनियस होगा तो किस में मेंशन किया जाएगा, तो उस पर सब पर क्या लिखा जाएगा, रजिस्ट्रीकृत। अगर आपने रजिस्ट्रीकृत लिख दिया तो वो क्या हो गया, प्रमाण पत्र। आगे पढ़ते हैं इसी के संबंध में। ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और दिनांकित किया जाएगा। यानी कि ये प्रमाण पत्र का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई सर्टिफिकेट लाकर दे रहे हैं निष्पादक को, अपनी पुस्तक में मेंशन करना और उस पर लिखना रजिस्ट्रीकरण, ये प्रमाण पत्र। आपको चाहिए तो आप ले लो, कॉपी निकलवा लो। पिछले सेक्शन की तरह अपन ने बोले ये कौन कौन कॉपियाँ ले सकता है, कौन कौन इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी फीस पर उसको कॉपी दे दी जाएगी।
हाँ, तो उसके द्वारा हस्ताक्षर मुद्रांकित और धनांकित होंगी और तब यह साबित करने के लिए प्रयोजनों के लिए ग्राह्य होगा कि दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थी। अब जब वो प्रमाण पत्र बन गया है, आप उसकी कॉपी निकाल कर ले जा रहे हो कोर्ट में, तो नो डाउट वो एज एन एविडेंस यूज़ किया जाएगा। तो समझ में आ गया प्रमाण पत्र क्या होता है। सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें लिखा है सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। आपसे पूछा जा सकता है प्रमाण पत्र किस सेक्शन में दिया जाएगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ के लिए सारे ही महत्वपूर्ण हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 61 पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र की नकल की जाएगी और दस्तावेज लौटा दी जाएंगी। ठीक है, तो प्रमाण पत्र नकल तदुपरि रजिस्ट्रीकृत पुस्तक के पासर भाग पर की जाएगी और धारा 21 में बच्चे मानचित्र वगैरह नकल पुस्तक एक संख्यांक में फाइल की जाएगी। पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल की जाएगी। तो जो कुछ भी है ये हम पहले ही से चर्चा कर चुके हैं, क्या होगा, है ना, छोड़ें इसको, उसमें कुछ करने का है नहीं। हाँ, क्लॉज 2 कहता है दस्तावेज के रजिस्ट्री के बारे में तदुपरि यह समझा जाएगा कि वह पूरा हो गया है। तो जब प्रस्थांकन हो जाएगा, प्रमाण पत्र बन जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट की जो एक्चुअल में क्या होगा, जो प्रमाण पत्र तो पुस्तक में पूरी की पूरी जो दस्तावेज निष्पादित किया गया था, ये सेक्शन क्या कह रही है, उसकी नकल की जाएगी। नकल की जाएगी मतलब एज इट इज़ वो उतारा जाएगा। और उतारा कैसे जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। जो स्लॉट बुक आप कराएंगे सर्विस प्रोवाइडर पर, सर्विस प्रोवाइडर उसको ऑनलाइन कहाँ भेज देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रजिस्ट्रार कार्यालय में। रजिस्ट्रार कार्यालय के जो क्लर्क हैं उसको बिल्कुल सीक्वेंस में मैनेज करके, वो सब क्लरिकल काम होता है, आप लोग जानते हैं। नाम बड़े लोगों का आता है, काम छोटे लोगों का होता है ना। तो क्लरिकल काम है, वो सब उसको करके दे देंगे और जो रजिस्ट्रार हैं वो उस पर केवल साइन कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रीकरण हो गया। ठीक है, चलें 62 जो भाषा रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को अज्ञात है उसमें लिखी गई दस्तावेज को उपस्थापित करने पर प्रक्रिया। अगर सर्टिफिकेट बन चुका है, ठीक है ना, और क्लॉज 1 के तहत प्रमाण पत्र की नकल जो है वो रजिस्ट्री जो पुस्तकें हैं उनमें उतार दी गई है, उस पर एंडोर्समेंट हो चुका है कि सर्टिफिकेट, तो हम ये मानेंगे कि रजिस्ट्रीकरण हो गया है। रजिस्ट्रीकरण एक्चुअल में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे साइन कर दिए। कई बार आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे तो वो कहेंगे आपसे कि आपको रजिस्ट्री की कॉपी तुरंत नहीं मिलेगी, अभी इंस्पेक्शन बाकी है, अभी कुछ काम बाकी है, 2 दिन बाद लेना। कई बार तो आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं वो, कई बार वो कहते हैं कि नहीं अभी बाद में मिलेगी। तो जब तक वो एंट्री नहीं कर दी जाएगी पुस्तकों में, जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो पुस्तक संख्यांक 1 में नहीं उतार दिया जाएगा, उसका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तब तक वो रजिस्ट्री नहीं माना जाएगा, भले ही आप साइन करके आ गए, है ना। वो बाद में भी कह सकते हैं इसमें ये कमियां हैं या ये रह गया है, वो पूरा चेक करने के बाद रजिस्टर्ड कर। कई बार जब उनका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ऑन द स्पॉट आपको लाके रजिस्ट्री दे देंगे, और उनका प्रोसेस पूरा नहीं होता तो आपको 2-4 दिन का टाइम दे देंगे कि तब आकर आप रजिस्ट्री ले लेना। तो यदि सारे कुल मिलाकर सारे काम पूरे हो गए हैं, जो नकल थी, नकल का मतलब जो भी कंटेंट आपने जो लिखे थे डॉक्यूमेंट में वो पूरे के पूरे उनकी पुस्तक में उतर चुके हैं, तो उसको हम मानेंगे रजिस्ट्री हो गई, जिस पर हम साइन कर रहे हैं रजिस्ट्री कर, जैसे पिछली सेक्शन की तहत सेक्शन 60 के साइन कर दिया, रजिस्टर्ड और प्रमाण पत्र बन गया, तो बस यही रजिस्ट्री है। तो उसमें फिर उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो वापस कर दिए जाएंगे। हाँ, पैरा 2 के लास्ट लाइन में लिखा है लौटा दी जाएगी। ठीक है। 62 जो भाषा रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को अज्ञात है उसमें लिखी गई दस्तावेज को उपस्थापित करने पर प्रक्रिया। तो अगर अज्ञात है तो जब वो पुस्तक में, तब मैं बीच से पढ़ रहा हूँ, तब वह अनुवाद उसके मूल प्रकृति वाले दस्तावेज के रजिस्टर में उतारा जाएगा। अनुवाद उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण में उतारा जाएगा। अगर उसको अज्ञात है, उसको पता ही नहीं है कौन सी लैंग्वेज में, तो उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, और ट्रांसलेशन जो मूल है उसका, ट्रांसलेशन का मूल वो कहाँ उतारा जाएगा। अगर मान लो वो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट है तो पुस्तक नंबर 4 में उतारा जाएगा, बिल से रिलेटेड पुस्तक नंबर 3 में उतारा जाएगा, और नॉर्मल डॉक्यूमेंट है स्थावर संपत्ति से रिलेटेड तो किस में उतारा जाएगा, 1 में। तो वो अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात, ट्रांसलेशन करके उसका अनुवाद उतारा जाएगा पुस्तक में। 63 शपथ दिलाने और कथनों को अभिलिखित करने की शक्ति, तो ये किसको प्राप्त है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को। इतना कर लें बस। व्यक्तियों को शपथ दिला सकता है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि शपथ दिलाई जाए, लेकिन दिला सकता है, प्रोविज़न है, देख लें। 63A
उपस्थापन आदि की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जाएंगे। नहीं है तो अच्छी बात है। 64 यहां से आप देखें उप रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य। यहां पर आप दोनों टाइटल पढ़ें इसके 64 और 65 के। पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं, टाइटलों को समझ लेते हैं, इसके बाद हम डिटेल कर लेंगे। जहाँ की दस्तावेज कई उप जिलों में की भूमि से संबंधित है, वहाँ प्रक्रिया। उप जिलों की भूमि से एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि सपोज कि हम एक स्थावर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, स्थावर संपत्ति से संबंधित किसी हक का, है ना। कौन से हक होते हैं आप जानते हैं, बिल भी आ सकती है। टीपी में चले जाएं तो सेल, मॉर्गेज, लीज, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है ना। और फिर बिल भी, अब टीपी से हट जाएं तो बिल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, गिफ्ट भी हो सकती है, मे बी, है ना। मूवेबल इमूवेबल दोनों में आ जाती है गिफ्ट, बिल, ठीक है। तो उससे संबंधित तो ये कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी है, सपोज की प्रॉपर्टी है, अब एक से अधिक न्यायालय के उसमें या रजिस्ट्रार के उसमें आती है, उप रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आती है, एक से अधिक, तब क्या किया जाएगा। तो पहला टाइटल क्या कह रहा है 64 का, जहाँ की दस्तावेज कई उप जिलों में की भूमि से संबंधित है, वहाँ प्रक्रिया। उप जिलों की भूमि से संबंधित, जब हम बात करते हैं उप जिले, सब डिस्ट्रिक्ट, तो उसका हेड कौन होगा, रजिस्ट्रार। उप जिलों का हेड कौन होगा, रजिस्ट्रार। लेकिन 65 में जब हम बात करते हैं कई जिलों की भूमि से संबंधित, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया गया 65 में, और 64 में शब्द का उपयोग किया गया सब डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे हम सीपीसी सीआरपीसी पढ़ते हैं, वहाँ पर ये लगता है कि भाई एक ही सेशन कोर्ट के क्षेत्राधिकार की अंतर वस्तु तो उस पर डिसीजन सेशन कोर्ट कर लिया, एक से अधिक की है तो फिर हाई कोर्ट डिसीजन करेगा। फिर अपन ये भी करते हैं जहाँ पहले रजिस्टर्ड किया गई थी, जहाँ पहले एफआईआर की गई थी, मामला दर्ज किया गया था, इस टाइप के प्रोविज़न हम पढ़ते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हमें ये प्रोविज़न पढ़ने हैं दोनों। वहाँ क्या होगा, तो हर उप रजिस्ट्रार, सेक्शन 64 पढ़ रहा हूँ, हर उप रजिस्ट्रार ऐसी स्थावर संपत्ति जिलों में अंतर्विष्ट नहीं है, संबंधित निर्वसित दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका और उस पर पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र का यदि कोई ज्ञापन तैयार करेगा, कौन करेगा, रजिस्ट्रार, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, उप जिलों में नहीं है, निर्वसित दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उप रजिस्ट्रार, हर उप रजिस्ट्रार क्या करेगा, पृष्ठांकन करेगा, तैयार करेगा, और रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है, उसके अधीनस्थ हर अन्य उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके कि उप जिलों में ऐसी संपत्ति का कोई भाग है, और ऐसा उप रजिस्ट्रार अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में उसको ज्ञापन में। तो क्या करेगा ऐसी स्थिति में, अगर एक से अधिक उप रजिस्ट्रार के क्षेत्र में आती है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जिसके भी क्षेत्र में आ रही, जहां पर भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है, अब सभी जगह तो जाएंगे नहीं, वो एक ही जगह जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उप रजिस्ट्रार जिसके यहाँ पर भी आप पहले पहुँचे, जैसे हम ग्वालियर शहर की बात कर लें, लश्कर, मुरार, ग्वालियर 3 क्षेत्र हो गए, तो आप सभी क्षेत्रों में आती है वो प्रॉपर्टी, सेंटर में है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी, सपोज कि आप लश्कर क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार के पास चले गए, वो क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रीकरण करेगा और उसकी एक एक कॉपी ग्वालियर और मुरार के उप रजिस्ट्रार को भी भेज देगा, और वो ग्वालियर और मुरार के उप रजिस्ट्रार क्या करेंगे, उसको अपनी अपनी पुस्तक संख्यांक में मेंशन कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, सपोज कि कई बार क्या होता है, लोग बड़े चालाक हैं, वो क्या करते हैं, पहले लश्कर क्षेत्र में उसका एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का विक्रय करना है, ठीक है ना, पहले उसने लश्कर क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार के यहाँ किसी ए नामक व्यक्ति को विक्रय कर दी, ठीक है ना, उसी की फर्जी उसने एक और कर दी, कहाँ, मुरार क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार को सी नामक व्यक्ति को विक्रय कर दी, और यहाँ पर डी नामक व्यक्ति को कर दी ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार के यहाँ, तो और वो कर भी लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा हो चुका है, उप रजिस्ट्रार कर लेंगे। लेकिन यदि एक बार उनके कंप्यूटर में ये बात चढ़ गई, तो जैसे ही वो करेंगे तो मेंशन कर देगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरी जो अपन अनुक्रमण का है बता रहे थे ना, कौन से दस्तावेज हैं, उनकी पूरी डिटेल, और किस किस व्यक्ति के नाम हैं, कौन कौन व्यक्ति इसमें हक का दावा करता है, ये सब ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा वहाँ। और जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे उप रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी तरीके से उसको पुनः रजिस्टर कराने के लिए जाता है, तो वो फिर उसको नहीं करा पाएगा।
तो इसकी डिटेल क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक में आती है, हम ये बता देंगे साहब एक रजिस्ट्रार कार्यालय में मेंशन हो चुकी है, और वो जो उप रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, बाकी के उप जिलों के उप रजिस्ट्रार को उसकी डिटेल भेज देगा, और वो क्या करेंगे, उसको अपनी पुस्तक में मेंशन कर लेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है जी, ये सी और ले लें, है ना, ऐसा मान लें ये ग्वालियर का क्षेत्र है, लश्कर, मुरार, ठीक है ना, और ये ग्वालियर, ठीक है। अब कोई डॉक्यूमेंट, ये ग्वालियर का नक्शा है, वैसे तो नहीं है, यहाँ सेंटर में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, ये दस्तावेज, ये संपत्ति इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। आप रजिस्ट्रेशन कराने पहले मुरार क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो मुरार क्षेत्र का जो उप रजिस्ट्रार है, सपोज कि ये मुरार है, तो वो उसको मेंशन कर लेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इधर भी उसकी एक कॉपी भेज देगा और इधर भी उसकी एक कॉपी भेज देगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति जिसने पहले मुरार क्षेत्र में ए व्यक्ति के नाम पर कोई चीज़ मेंशन रजिस्टर्ड कर दी है वहाँ करा लेगा, फिर वो ग्वालियर क्षेत्र में भी करा देगा और ग्वालियर क्षेत्र का उप रजिस्ट्रार कर लेगा, क्योंकि उसके कंप्यूटर में तो डिटेल है ही नहीं, है ना, तो ऐसा होता है। जरूरत पड़ेगी तुम क्वेश्चन क्रिएट कर लिया करो। हाँ, एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी भेजिएगा। चलते हैं, वहाँ पर भी चलेंगे, डोंट वरी, रजिस्ट्रार के पास भी पहुँचेंगे, ठीक है। तुम क्या थोड़ी जल्दी कर गए रजिस्ट्रार के पास पहुँचने की, वो 65 में भेजेंगे। रजिस्ट्रार के अधीनस्थ है और उसका अधीनस्थ कहाँ लिखा है ऐसा? सब रजिस्ट्रार को ही भेज रहा है, सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करके सब रजिस्ट्रार को भेज रहा है, जिससे कि दूसरा सब रजिस्ट्रार भी उसको रजिस्टर्ड ना कर ले। ये कब? जब एक ही जिले के अधीन जो उप जिले हैं, है ना, तब तो वो उप रजिस्ट्रार ही आपस में सब सेटलमेंट कर लेंगे। अब चलते हैं, जो तुम बात करो वो 65 में आएगी, जहाँ की दस्तावेज कई जिलों में की भूमि से संबंधित है, वहाँ प्रक्रिया। तो अब बात आ रही है जिलों में, पहले इसीलिए मैंने तुम्हें पहले दोनों सेक्शन में बता दी थी, एक में उप जिले की बात की गई, एक में जिले की बात की गई है। तो अब जिले के संबंध में क्या होगा, हर उप रजिस्ट्रार एक से अधिक जिलों में स्थित स्थावर संपत्ति, अब जो संपत्ति है वो बेसिकली एक जिले के उप जिले में नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई। अभी अपन बात कर रहे थे, जिला है GWL ग्वालियर, उसके उप जिले हैं लश्कर, मुरार, ग्वालियर, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी जैसे अपन जा रहे हैं, ये हो गया अपना मुरैना क्षेत्र, ठीक है ना, मुरैना, और ये आ गया इसके साथ ग्वालियर क्षेत्र। अब जो प्रॉपर्टी है इसका जो सेंटर है यहाँ पर आ गई, लाइक शनिचरा, शनिदेव का मंदिर है ना, वो वहाँ पर ये बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि उस क्षेत्र में कि यहाँ पर कौन सी संपत्ति ग्वालियर में, कौन सी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आती है। तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, तब ये होगा निर्वसित दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण पर उसकी और उसके पृष्ठांकन पर प्रमाण पत्र की यदि कोई हो प्रति, धारा 21 में मानचित्र और रेखांकन यदि कोई प्रति सहित उस जिले से जिसमें उसका अपना उपजिला स्थित है भिन्न हर एक ऐसे जिले के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी जिसमें ऐसी संपत्ति का भाग है। तो अब यहाँ पर सपोज कि शनिचरा क्षेत्र की कोई जगह है ग्वालियर में, शनिदेव का विख्यात मंदिर है, ठीक है, तो वो मुरैना क्षेत्र में भी आती है, ग्वालियर में भी आती है। आपने उसका रजिस्ट्रीकरण कहाँ कर लिया, मुरैना क्षेत्र में। अब मुरैना क्षेत्र की करेगा तो उप रजिस्ट्रारी मुरैना क्षेत्र का, ठीक है ना। अब उसने जब उसको रजिस्टर्ड कर लिया तो उप रजिस्ट्रार को भेजने का राइट नहीं है कि वो ग्वालियर के उप रजिस्ट्रारों को भेजे, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉपी कहाँ भेजेगा, ग्वालियर के मेन रजिस्ट्रार को। अब मेन रजिस्ट्रार अपनी कॉपी में उसको मेंशन कर लेगा। अब हो सकता है आगे वो इस प्रोसेसर का भी यूज़ करे, प्रोसेस का, कि वो इस क्षेत्र में ग्वालियर के इस क्षेत्र में लगने वाले उप रजिस्ट्रार को उसको भेज दे, है ना, या खुद ही इस क्षेत्र से लगने वाले जो है ना, इस क्षेत्र से लगने वाले जो पुस्तक संख्यांक 1 है उसमें रजिस्टर कर दे, क्योंकि उसके कंट्रोल में तो सारे ही उप रजिस्ट्रार रहते हैं। तो यदि एक से अधिक, एक ही जिले में
एक से अधिक सब डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी आती है तो जो भी उप रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करेगा, बाकी उप रजिस्ट्रारों को उसकी कॉपी भेज देगा। और एक से अधिक जिले हैं, उप जिले नहीं है, एक जिले के उप जिले ना होकर जिले ही एक से अधिक हैं, तो वहां पर जहां पर भी वो रजिस्टर्ड किया गया है तो वहां का जो उप रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसको कहाँ भेजेगा, उस उप जिले के रजिस्ट्रार को, ठीक है ना, जो भी जिला है उसके रजिस्ट्रार को भेजेगा। इसमें ये भी है ना कि मान लो जैसे उसको जुरिडिक्शन केवल ग्वालियर में था तो वो मुरैना वाले को भेजेगा। हाँ, अगर ग्वालियर में रजिस्टर कर देगी तो ग्वालियर वाला मुरैना वाले को भेज देगा, वो तो एक ही बात है। नहीं, मैं मतलब हाँ। जुरिडिक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। जुरिडिक्शन जिसका है, मान लो ये ग्वालियर का था, जो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार है वो ग्वालियर वाला जुरिडिक्शन था उसके पास, मुरैना का नहीं था, तो वो मुरैना वाले को भेज देगा रजिस्ट्रार। हाँ, वही बात हम कह रहे थे, मुरैना वाला ग्वालियर, ग्वालियर वाला मुरैना को वाले को भेज देगा। क्या होता है, गवर्नमेंट तो बड़ी अपने तरफ से सोच समझ के काम कर दी है, लेकिन फिर भी सपोज कि हमने ऐसे मानकर चलें कि गवर्नमेंट बड़ी समझदार थी, उसने बड़ी अच्छी लाइनें खींची, ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट ने पूरे ऐसे डिजाइन बनाकर भेज दी कि साहब ये ग्वालियर की, ये मुरैना की जगह है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मुरैना की जगह है, ये ग्वालियर की जगह है ना, ऐसी लाइन खींच दी, क्योंकि समानांतर रेखाएं तो दुनिया में बहुत ही कम है कि सीधी लाइनें खींच दी, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और भी जगहों पर ऐसी समानांतर रेखाएं कि एक सीधी लाइन में कर दी, ऐसा नहीं होता। तो सपोज कि गवर्नमेंट ने जब किया तो सारी संपत्ति किसकी संपत्ति क्या, वैसे तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार को मान लें कि ऐसा हो गया। जब गवर्नमेंट ने जिले डिवाइड किए तो उसने वैसे तो भूमि स्वामियों के अधिकार को ध्यान में रख के नहीं करती, लेकिन फिर भी यदि किया गया है तो भी ये हो सकता है कि कोई समझदार व्यक्ति हो जिसकी संपत्ति केवल ग्वालियर में आ रही है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, आगे जाकर ये भी कर सकता है कि मुरैना जिले की कोई संपत्ति खरीद ले। अब समस्या ये आ रही है कि जो संपत्ति के अलग अलग टुकड़े थे वो एक हो चुके हैं, क्योंकि ये ए नामक व्यक्ति के हो चुके हैं। अब वो उसको बेचेगा, है ना, तो वो कैसे बिकेगी, वो संपत्ति के नाम से बिकेगी कि साहब ये सर्वे नंबर, इसमें ये संपत्ति है। खैर छोड़ें इस कॉन्सेप्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है, काट देंगे, ज़्यादा डिटेल हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो तुम तो इतना ध्यान रखो जो अभी सेक्शन 64 और 65 में बताया गया है। पैरा 2, हाँ, तो जिसको भी मतलब भेजा गया है वो अपनी पुस्तक में उसको मेंशन, पैरा 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य, सेक्शन 66, भूमि से संबंधित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया। सेम टू सेम वही है। स्थावर संपत्ति संबंध किसी भी निर्वसित दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रार ऐसी दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ ऐसे हर उप रजिस्ट्रार को अग्रेसित करेगा जिसके उपजिले में ऐसी संपत्ति है। तो वही वाली बात आ गई, अगर भूमि एक से अधिक, एक्चुअल में ये जो बात चल रही थी भूमि से संबंधित चल ही नहीं रही थी 64 और 65 में। 66 बताती है भूमि से संबंधित यदि भूमि एक से अधिक जिलों में आती है तो, बाकी सब छोड़ दें। 68, उप रजिस्ट्रारों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की रजिस्ट्रारों की शक्ति, सेक्शन वाइज कर लें, ठीक है। तो उप रजिस्ट्रारों का अधीक्षण और नियंत्रण कौन करेगा, रजिस्ट्रार। और पैरा 2 कहता है, आखिरी लाइन में देखें, किसी भी गलती की परिशुद्धि के बारे में ठीक समझे। तो रजिस्ट्रार को यह प्राधिकार है, तो जितने भी उप रजिस्ट्रार होंगे उनकी जो भी गलतियां हुई हैं डॉक्यूमेंट, उनको शुद्ध करने का राइट किसको है, रजिस्ट्रार को। डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 69, रजिस्ट्रार कार्यालयों का अधीक्षण और करने और उनके नियम बनाने की शक्ति किसको है, महानिरीक्षक, है ना, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। बस इतना सा मेंशन करें इस सेक्शन में, और ओटी नहीं है इसमें। सब सेक्शन 2 कहता है इस सेक्शन का कि ठीक है इंस्पेक्टर जनरल करेगा तो ठीक है, लेकिन वो कैसे करेगा, राज्य सरकारों ऐसे नियम बनाए, राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए छोड़ दें, इसको कोई मतलब नहीं है। 70, जुर्मानों का परिहार करने की निरीक्षकों की शक्ति, तो किस में दी गई है, परिहार, यानी कि जुर्माने क्या कर सकता है वो, परिहार का मतलब क्या है, लिमिट, छोड़ सकता है, माफ कर सकता है। सेक्शन 70 में कौन कर सकता है, 71, अब चैप्टर 12 है हमारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के विषय में, ठीक है। तो रजिस्ट्रीकरण से इनकार करते हैं
तो इंकारी के कारणों को आप कहाँ मेंशन करेंगे? पुस्तक नंबर 2 में। बुक बोल लेते, पुस्तक बोल लेते, किताब नंबर 2, या तो इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में बोल लो, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें क्या करना है हमें? अगर हम इंकार करते हैं तो कारण अभिलिखित करेंगे, और जो पुस्तक नंबर 2 है उसमें हम कारण मतलब पूरी डिटेल जो हमने पहले पढ़ी थी सेक्शन 51 में कि पुस्तक नंबर 2 में क्या क्या मेंशन होगा अगर आप इंकार करते हैं, तो बस मेंशन होगा और कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं। सेक्शन 51 आप वो 71 कर लें, 51 से रिलेटेड है 71, उस पर कर लें। 72 निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधारों पर रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के उप रजिस्ट्रार के आदेश की अपील। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे 72, 73, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 74, 76 एक्चुअल में ये बात कर रहे हैं कि या तो रजिस्ट्रार ने या उप रजिस्ट्रार ने दस्तावेज को निष्पादित करने से इनकार कर दिया है, ठीक है ना। टाइटल को पढ़ें, सबसे पहले इनके सारे टाइटल समझ लें। इन्होंने 71 तो एक बेसिक आपको वो दे दिया कि इंकारी के कारणों को अभिलिखित करेगा। प्रोसीजर 72 से चालू होगा। टाइटल पढ़ते हैं 72 का, निष्पादन के प्रत्याख्यान से भिन्न आधार। निष्पादन का प्रत्याख्यान, अभी हमने एक बीच में सेक्शन पढ़ी थी, आज नहीं पहले लेक्चर में, कि यदि कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट कब रजिस्टर्ड किया जाएगा, कोई व्यक्ति निष्पादक उसको रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आता है, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो, चाहे वो एजेंट हो, पढ़े थे अपन ने, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर वो ये कहता है कि भाई ये दस्तावेज हमारे द्वारा निष्पादित किया गया था या निष्पादित किया गया था, तब वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है। और यदि वो आकर कहता है कि नहीं हमारे सामने तो दस्तावेज का निष्पादन ही नहीं, इनकार कर रहा है, निष्पादन से प्रत्याख्यान, तो उस दशा में क्या करेगा? रजिस्ट्रार नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड प्रोविजन हम पढ़ेंगे। फिर ऐसा ही टाइटल है 73, जहां की उप रजिस्ट्रार के निष्पादन के प्रत्याख्यान के आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार का प्रभाव। तो अब यहां पर सिंपल बात है कि किसी भी कारण से उप रजिस्ट्रार ने, अभी उप रजिस्ट्रार ने क्यों इंकार किया था? क्योंकि आपने निष्पादन का प्रत्याख्यान कर दिया था, एग्जीक्यूशन से इंकारी कर दी थी। लेकिन उससे भिन्न कारण यदि कोई हो, आपने नहीं की, उप रजिस्ट्रार ने अपना कोई कारण पैदा कर लिया है कि इस कारण से हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कई कारण हो सकते हैं, आपने दूसरी भाषा में दिया, अनुवाद नहीं है, ठीक है ना, उसको कोई कंट्रोवर्सी प्रतीत हो रही है, तब क्या होगा, ठीक है। तो 75 का कहता है रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश और तदुपरि प्रक्रिया। चलो खैर 72 और 73 की हम पहले बात करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इंकार कर देता है किस बात से? प्रत्याख्यान से। तो पढ़ते हैं, जहां की निष्पादक के प्रत्याख्यान के आधार पर इंकार किया गया है, कि निष्पादन के प्रत्याख्यान किस आधार पर? कि उसने मना कर दिया कि दस्तावेज का निष्पादन नहीं हुआ है, वहां क्या होगा? वहां के सारे दस्तावेज की रजिस्ट्रीकरण की, चाहे दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो या वैकल्पिक, ग्रहण करने से इंकार करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील उस रजिस्ट्रार को होगी। तो किसको होगी? अपील, है ना, उस रजिस्ट्रार को होगी। किसको? नो डाउट जिसके अंतर्गत उप रजिस्ट्रार आता है। कितने दिन के भीतर होगी? 30 दिन के भीतर। इतना सा मेंशन करें, ठीक है। टाइटल को साथ में ये कर लें कि वहां इंकारी के विरुद्ध अपील उस जिले के रजिस्ट्रार को होगी विद इन 30 डेज, ठीक है। अब आ जाते हैं, केवल इतना पढ़ना है 72 में। 73 क्या कहती है? कि इस मामले में भी जो अपील होगी वो रजिस्ट्रार को होगी 30 दिन के भीतर। ये आगे मेंशन कर लें, किसको होगी? 30 दिन के भीतर। केवल इतना मेंशन करें। 74 कहती है ऐसे आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया। तो ऐसे मामलों में जहां पूर्वोक्त जैसा प्रत्याख्यान रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी दस्तावेज के बारे में किया गया है जो उसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई है, वहां भी रजिस्ट्रार यावत छोड़ दें, इसको कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रीकरण के लिए करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश और प्रक्रिया। हाँ 75 में देखें, रजिस्ट्रीकरण के लिए कौन आदेश दे रहा है? रजिस्ट्रार। और प्रक्रिया क्या होगी? यदि रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दस्तावेज निष्पादित की गई है
और उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया तो आदेश देगा कि दस्तावेज रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो वो आदेश दे सकता है। मान लो आप इनकार भी कर रहे हैं उप रजिस्ट्रार, तो वो अपील में मान लो आपने बोला है रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि दस्तावेज को रजिस्टर्ड किया जाए कारण अभिलिखित करने के बाद। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3, ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रभावशील होगा मानो वह दस्तावेज उस समय रजिस्टर्ड की गई थी जबकि वह प्रथम बार उपस्थापित की गई थी। कब? जब पहली बार उप रजिस्ट्रार के पास आई थी और उप रजिस्ट्रार ने किसी कारण से दस्तावेज का रजिस्टर करने से इनकार कर दिया गया था और उसकी अपील आपने 30 दिन में किसकी की? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार आदेश देगा कि रजिस्टर्ड कर ली जाए और अगर वो रजिस्टर कर ली जाती है तो उस पर कौन सी डेट होगी? जिस दिन उप रजिस्ट्रार के पास उपस्थित की गई थी। ठीक है, क्लॉज 4 कहता है इन सब मामलों में कौन सी शक्तियाँ होंगी उनको सम्मान करने के अपन सिविल न्यायालय की। छोड़ दें इसको। हाँ 76 रजिस्ट्रार द्वारा इनकार का आदेश। अब अभी हम बात कर रहे थे उप रजिस्ट्रार ने यदि इनकार किया तो उसकी अपील आप किसको कर दोगे? लेकिन यदि रजिस्ट्रार ने भी इनकार कर दिया तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप सूट फाइल करोगे। ठीक है, फिलहाल तो ये बता रहे हैं 76 में पैरा 2 के बाद मतलब पैरा 3 देखें। इनकार करने वाला हर रजिस्ट्रार इनकार का आदेश करेगा और अपनी पुस्तक संख्या 2 में कारणों को अभिलिखित करेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर रजिस्ट्रार भी इनकार करता है तो उसको कहाँ पर मेंशन करेगा? रजिस्ट्रार के पास जो पुस्तक संख्या, इनकारी के कारण तो पुस्तक संख्या 2 में ही किए जाएंगे। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा 72 के अधीन किए गए किसी भी आदेश की अपील नहीं होगी। तो अपील नहीं होगी तो क्या आपके अधिकार समाप्त हो गए? नहीं, अधिकार आपको मिलेंगे 77 में। इसमें लिखा है सूट फाइल करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको केवल इतना सा मेंशन करना है कि इसके संबंध में अगर वो भी इनकार कर देता है तो आप 30 दिन के भीतर सूट फाइल करेंगे। और सूट लास्ट में 2 लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, जो निर्देश देगा कि डिक्री पारित किए जाने के पश्चात 30 दिन के अंदर दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जाए तो कार्यालय में रजिस्टर्ड की जाए। तो जब रजिस्ट्रार इनकार कर देता है तो उसके अगेंस्ट आप 30 दिन के भीतर सिविल सूट फाइल करेंगे। और सिविल सूट में जो आदेश दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा मालूम है? वो ये दिया जाएगा जिस दिन आपको जो डिक्री की गई है, अगर मान लो वादी के फेवर में डिक्री की जाए तो डिक्री दिनांक से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करेगा। आदेश ये दिया जाएगा। क्या आदेश दिया जाए? ये महत्वपूर्ण ओटी है। क्या आदेश दिया जाएगा कि 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, चैप्टर 13 जल्दी जल्दी करें, ज़्यादा महत्वपूर्ण ओटी नहीं है। हाँ 78 राज्य सरकार द्वारा फीसें नियत की जाएंगी। तो हर चीज़ के लिए इसमें डिटेल दी गई, सबके लिए फीसें राज्य सरकार नियत करेगी। आपको केवल सेक्शन याद करना है। 79 फीसों का प्रकाशन तो कहाँ किया जाएगा? शासकीय राजपत्र में। केवल ओटी पर फोकस करें। 80 फीसें दस्तावेज उपस्थापित करने के समय संदाय की जाएंगी। जो फीसें दी जाएंगी वो कब दी जाएंगी? जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज उपस्थापित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्विस प्रोवाइडर, तो बेसिकली आप जो दस्तावेज देना चालू करते हो वो रजिस्ट्रार कार्यालय में देना चालू नहीं करते हो। वहाँ तो आप ज़रूरत पड़े तो ओरिजिनल लेके जाते हो, ज़रूरत पड़े तो दिखाने के लिए। तो फीसें कब दी जाएंगी? जब आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो, वहाँ पर आप दस्तावेज उपस्थापित करते हो। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण 80A रजिस्ट्रीकरण फीस की कमी की वसूली या भू राजस्व की बकाये के तौर पर की जाएगी। तो यदि कोई कमी है तो नो डाउट आपको पता है कि जिस प्रकार की पूरे लॉ में ऑलमोस्ट जो रिकवरी की जाती है पेंडिंग फीस की या फाइन की, वो कैसे की जाती है ना, भू राजस्व के बकाया की तरह। सेक्शन 147 MP LRC 1959। चलें 80B फीस में कमी करने छूट करने की शक्ति, हाँ तो राज्य सरकार को है। ठीक है, शास्ती। अब आ जाती है 14, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बचा ही क्या है। 81 दस्तावेजों का पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद, रजिस्ट्रीकरण,
क्षति पहुंचाने के आशय से अशुद्धता करने के लिए शास्ति। देखें यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें डिटेल में करनी है, आप तो केवल टाइटल याद करें और इसके लिए क्या कर दें 7 वर्ष, है ना, और फाइन। 82 मिथ्या कथन करने, मिथ्या विवरण देने, मिथ्या दस्तावेज, नकलें, अनुवादों को परिवर्तित छद्म प्रतिरूपण करने के दुष्प्रेरण के लिए शास्ति। तो यहाँ पर कितना है 7 वर्ष। 82A बिना लाइसेंस के दस्तावेज लिखने के लिए शास्ति। ये वो जो सर्विस प्रोवाइडर वाली बात आ गई जो हम कह रहे थे ना, दस्तावेज कौन लिखेगा। तो यदि सर्विस प्रोवाइडर बिना लाइसेंस के अगर वो दस्तावेज लिख रहा है तो उसको कितनी शास्ति देनी पड़ेगी। ये सबसेक्शन 2 में दिया है, जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा 10,000 रुपये तक विस्तारित करने वाले जुर्माने से दंडनीय होगा। छत्तीसगढ़ के लिए 200 रुपये, तो ठीक है छत्तीसगढ़ के लिए 200 रुपये कर लें। 82B नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 83 रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर अभियोजन प्रारंभ करेगा। तो ये कहते हैं इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के ज्ञान में उसकी अपनी पदी हैसियत में आए, अभियोजन उस महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या उसकी अनुज्ञा में प्रारंभ किया जाएगा जिसके यथास्थिति क्षेत्र, जिले या उप जिले में अपराध किया गया है। तो किसके द्वारा किया जाएगा अभियोजन, यदि उनके नॉलेज में आता है कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई अपराध किया गया है। तो जो अभी अपन ने सजाएं पढ़ी थी कौन से ये भी देख लेना, पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दिए गए हैं। इस तरीके के OTA बना सकते हैं। तो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दिए गए हैं 81, 82 है ना, और छत्तीसगढ़ में जो भी अप्लाई होता है 83 में तो यही कह दिया कि केस कौन फाइल करेगा। तो कौन करेगा, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा, ठीक है, या उनकी अनुज्ञा में प्रारंभ किया, यानी कि महानिरीक्षक भी कर सकता है, रजिस्ट्रार भी कर सकता है, उप रजिस्ट्रार भी कर सकता है, या इनके आदेश से, इनके परमिशन से कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, जिले या उप जिले में अपराध किया गया है। कोई भी करेगा, कहाँ करेगा, उस जिले में करेगा या उस उप जिले में करेगा जहां पर ऑफेंस किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अन्यून शक्तियां प्रयोग करने वाले ऐसे किसी भी न्यायालय ऑफिसर द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा किया जाएगा इसका विचारा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से अन्यून शक्तियां ना हो उसकी। न्यायालय हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। न्यायालय ऑफिसर शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, जरूरी नहीं है वो न्यायालय में ही हो, कोई ऑफिसर भी उन्होंने अगर अपॉइंट कर रखा है कि भाई इस ऑफिसर को करेंगे तो उस ऑफिसर के पास केस फाइल किया जा सकता है। 84 जैसे बाकी माइनर एक्ट होते हैं वैसे ये है, रजिस्टर करता ऑफिसर लोक सेवक समझे जाएंगे। जितने भी रजिस्ट्रार और ये ऑफिसर है, जैसे बाकी माइनर एक्ट में होता है ना कि ये कौन समझे जाएंगे, तो ये पब्लिक सर्वेंट समझे। पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में होता है हमारा, है ना 21 इंडियन पिनल कोड सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि इन लोगों को एक 228 के अधीन न्यायिक कार्रवाई शब्दों के अंतर्गत इस अधिनियम के दिन कोई कार्रवाई समझी जाएगी। 228 में क्या दिया गया है आईपीसी में, अवमानना के लिए दंड, ठीक है ना, यानी कि ये जो ऑफिसर हैं जो लोक सेवक समझे जाएंगे इनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भी होगा। ये बात कहाँ मेंशन की गई, इसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है, 84 में ही मेंशन की गई है। भाग 5 85 अदावाकृत दस्तावेज का नष्ट किया जाना। अगर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया है ना, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस है और उसका कोई 2 साल तक दावा नहीं करता है हमारा है, तो 2 साल के बाद वो आप क्या कर सकते हैं, बिलों से भिन्न दस्तावेज, क्योंकि बिल तो आपको तब तक रखनी है जब तक बिल करने वाला मर ना जाए, है ना, और हमेशा ही रखनी है, मर जाएगा तो भी रखनी है। हमने पढ़ा था अगर कोई बिल निक्षेप की जाती है तो व्यक्ति मर भी जाता है बिल करने वाला, तो दावाकृत व्यक्ति जो भी उसके अधीन दावा करता है उसको उसकी नकल की कॉपी दी जाएगी, है ना, और फिर वो बिल रख दी जाएगी। तो बिल तो रखी जाएंगी, बाकी सब दस्तावेज जिनको कोई प्राप्त करने वाला नहीं आता है, अदावाकृत कोई दावा नहीं करता कि भाई ये हमारी है ये दस्तावेज, वो कितने समय में नष्ट की जाएगी, सेक्शन 85 में 2 साल के भीतर। हाँ, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर अपनी प्रति हैसियत में सद्भावना, ये एक सेक्शन माइनर एक्ट में रहता है कि सद्भाव। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम काम करते हैं, ऑफिसर्स काम करते हैं तो उनसे गलतियां होती रहती हैं, ठीक है ना, जैसे पुलिस से
गलती से मार पिटाई हो जाती है इस टाइप से, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इस टाइप की गलतियाँ छोटी मोटी गुड फेथ में होती रहती हैं, तो उनको ये कहते हैं कि उनसे उनको माफ़ी दी जाएगी, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं। हंसने की क्या बात है, उसमें कुछ चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है, जल्दी समझ में आ जाती हैं। 87, ऐसे की गई कोई भी बात नियुक्ति या प्रक्रिया त्रुटि के अविधिमान नहीं होगी। एक्चुअल में अगर ये जो कोई भी काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की त्रुटि है, और जब तक वो त्रुटि सॉल्व नहीं हो जाती, ये नहीं मान लिया जाता कि ये जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ था, ये जो काम कर रहा है रजिस्ट्रार कार्यालय में, वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है, तो उस बीच में जितने भी काम किए जाएंगे उसको द्वारा वो सब विधिमान्य माने जाएंगे, अविधिमान्य नहीं माने जाएंगे। 88 सेक्शन वाइज कर लेना। 85, 88, हाँ वही करनी थी सेक्शन वाइज। 89, कुछ आदेशों, प्रमाण पत्रों और लिखितों की प्रतियों का रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर को भेजा जाना और फाइल किया जाना। तो ये कहते हैं भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट में देख रहा हूं, मुझे लग रहा है जैसे क्लॉज 4 है इसका 89 का, लोक नीलामी द्वारा बेची गई स्थावर संपत्ति के क्रेता को विक्रय का प्रमाण पत्र अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर प्रमाण पत्र की एक प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा जिसकी स्थानीय, ठीक है ना। यदि आपने नीलामी द्वारा कोई संपत्ति बेची है और आपने प्रमाण पत्र दे दिया है, जो सीपीसी में दिया जाता है प्रमाण पत्र ऑर्डर 21 में, ठीक है ना, तो वो प्रमाण पत्र की प्रति कहाँ भेजी जाएगी? जिस जगह की वो जमीन थी या वस्तु थी, है ना, उस जगह के रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रीकर्ता, आपने देखा होगा न्यायालय के तहत जो वो की जाती हैं डिक्री वगैरह, नीलामी वगैरह, उसका लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय का आदेश है, चीज़ आपकी हो गई। आप रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? चीज़ हमारी हो गई, ठीक है ना। तो न्यायालय का आदेश है कि चीज़ आपकी हो गई, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझें, अगर रजिस्ट्रार कार्यालय में वो मेंशन नहीं किया गया है तो लोग बड़े चालाक होते हैं, वही चीज़ फिर किसी और के नाम से रजिस्टर्ड कर देंगे। तो ऐसे जो प्रमाण पत्र की कॉपी होती है नीलामी द्वारा जो संपत्ति बेची, वो कहाँ भेजी जाएंगे? रजिस्ट्रार कार्यालय में, जिससे कि रजिस्ट्रार भी अपनी पुस्तकों में जो भी जिस प्रकार की भी वो संपत्ति है, जिस प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से पुस्तक नंबर 1, 2, 3, 4 में उसको मेंशन कर ले। ठीक है, 89A सेक्शन वाइज कर लें, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, 89C भी नहीं होगी फिर। 90 अधिनियम से छूट। 90 सरकार के द्वारा पक्ष में निष्पादित कुछ दस्तावेजों को छोड़ दें। 91 टाइटल वाइज कर लें, कुछ भी नहीं है। ये जरूर कर लें 92 1937 में रिपील हुई थी, 93 1938 में रिपील हुई थी। और अनुसूची अधिनियमित का निरसन, तो ये भी निरसित हो सकती है, हो गई है 38 में।